अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम खबरें हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। सबसे पहले तो वही मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है मखसूस नशिस्तों का, और उसके ऊपर जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मुनीब वो अपनी पोजीशन को पहले से ज़्यादा तवाना और मजबूत करते हुए हैं। और उनका कहना यही है कि एक बड़ी सियासी जमात को जिस तरीके से इंतखाबी अमल से बाहर किया गया, सबसे पहले तो वो उसी के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद दूसरी बात की तरफ वो आते हैं। और मंसूर अली शाह साहब तो इसके मामले के ऊपर इतना ज़्यादा एक वाज़ेह पोजीशन इख्तियार कर चुके हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बाकी जो जजेज़ हैं जिनके जहन में अभी अगर इबाहम होगा भी तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उनकी इस पोजीशन लेने के बाद, जिस तरह के वो सवाल उठा। तो कुछ आपको स्टेटमेंट्स हैं, हमने आज की हिस्से हैं उनकी आज की कार्रवाई के, जो आपको दिखाना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में। जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस मुनीब वो क्या कह रहे हैं, पहले वही सुन लीजिए। 51D is the constitutional right of a political party. A political party has been excluded by the Election Commission. Now would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. So as a constitutional highest court, to correct this very serious, grave constitutional violation, it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. Independence, with all due respect, created by the Election Commission on its faulty understanding of the Constitution and in particular the judgment of the Supreme Court, that this whole problem or issue is arising out of errors made by the Election Commission, then surely it is or is it not, the duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error. तो सारे मामले में कहीं ना कहीं वो इलेक्शन कमीशन का फैसला और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हर एक ऑब्जर्वेशन जो जजेस इसके ऊपर पोजीशन ले रहे हैं उसमें घूम फिर के इसका जिक्र आ जाएगा। और आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल आगे चलकर बार बार उसका तस्करा करते हैं। जस्टिस मंदोखेल पूछते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद से किसी को आज़ाद डिक्लेयर कर सकता है। बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि सारे इस फसाद की या इस क्योस की बुनियाद जो थी उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से रखी गई, और उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसकी गलत तशरीह जो अब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि उसकी इंटरप्रिटेशन जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो की जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कही नहीं थी बात। सुनिए आगे मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट कह देता है कि मैं डिक्लेरेशन देता हूँ फलां पार्टी से हूँ, इलेक्शन कमीशन को किस कानून के तहत ये इख्तियार है कि वो कहते नो यू आर इंडिपेंडेंट। पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया, हमने कहा SIC पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि SIC पे हम कहाँ से पहुंचे हैं। SIC में इसलिए पहुंचे हैं कि हैड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड PTI एज अ पार्टी विद व्हाटएवर 2, 3, 4 कैंडिडेट, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. Complete justice को कहाँ लेके जाना है अगर हम ये चीजों पे आंखें बंद करने लग जाएं इधर उधर और घोड़े की तरह इस तरह वो लगा के चलने लग जाएं। Complete justice is to broaden the vision, see the whole transaction. अब एक स्टेटमेंट आपको एक हिस्सा कार्रवाई का दिखाते हैं जिसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर और काजी फायज़ साहब तीनों इस मसले के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं और तीनों की लाइन बड़ी क्लियरली ड्रॉन है और आपको तीनों की पोजीशन उनकी ऑब्जर्वेशन से वाज़े भी हो जाएगी। सुनाइएगा। Every judgment has been based on premise if they had simply followed the constitution. When judges, some of them may have great wisdom, I am not one of those. Let's Pakistan go on the constitutional path for once. Do we validate a grave constitutional violation which has become obvious before us? That is premised on something. That is not premised. That is the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are ignoring the elephant in the room. This is not a case कि पटवारी ने जमीन किसी की इंटर पार्टी ले ली है तो हमने कहा 185 में देखना है। We looking at the electorate, we looking at the national elections. What I find very difficult is to look one segment of the election and ignore a very grave illegality that occurred just a minute before it, which led to that problem. So can we not attend it and close our eyes to it?
इसके साथ ही आज क्योंकि मामला आजकल अदालतों के हवाले से बहुत सारी खबरें शायद सुर्खियाँ बनती हैं अखबारात की भी और हमारे न्यूज़ चैनल्स की भी। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती, सिंध हाई कोर्ट में भी वो मामला भी जुडिशल कमीशन के सामने था। इंटरेस्टिंगली लाहौर हाई कोर्ट में पहली दफ़ा एक खातून जस्टिस आलिया नीलम, उनको चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी जो है तजवीज़ की है कमीशन ने। इसके ऊपर एक थोड़ा सा तनाज़ा सामने नज़र आता है, वो ये कि वहाँ दो मोहतरम जो जज साहिबान उनसे सीनियर हैं, जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, उनको छोड़कर इनको तजवीज़ किया गया। वैसे तो किसी खातून की अगर वो एलिवेट आप करते हैं तो ऑलवेज़ उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन उन दोनों को क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसके ऊपर एक तशवीश बहरहाल मौजूद है, क्योंकि किसी भी एक अच्छी शोहरत के हामिल जज को बिला वजह आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में हमारे साथ अगर कोई शामिल होते हैं, कोई लीगल माइंड, तो उनसे पूछें। वैसे आम तौर पर हाई कोर्ट्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी उस तरीके से लागू नहीं किया जाता जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस वाला वो जजेस केस मशहूर ज़माना है कराची सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर, जिसके ऊपर ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय हो गया हुआ है। हाई कोर्ट्स में वो प्रिंसिपल नहीं है और यहाँ पर क्या उसको वायलेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इन एनी केस जस्टिस आलिया नीलम जो है वो पंजाब में पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। इससे पहले केपी में और बलूचिस्तान में एक खातून चीफ जस्टिस मौजूद हैं। ये तीसरा नंबर इनका आता है उस हवाले से। जस्टिस मुसरत हिलाली जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है वो केपी से आई और उससे पहले जस्टिस ताहिरा सफदर वो बलूचिस्तान की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका है आबिद शेख, सीनियर रहनुमा है PMLN से। इसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, वी होप के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारे साथ होंगे। आपको खुशामदीद कहता हूँ आबिद साहब। आप ये फरमाइएगा कि ये मामला रिज़र्व सीटों वाला एक हतमी शक्ल इख्तियार करता नज़र आता है। आज तो मेरा ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्लोज़ कर देगी और शायद जजमेंट रिजर्व कर ले। अटर्नी जनरल के बाद सिर्फ PTI का जवाब देना बाकी रह गया और इसमें कुछ बाकी नहीं, लेकिन एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया मामला फ़िलहाल। मलिक साहब, ये एक कानूनी बहस है। मैं आपकी तवज्जो कुछ दिलाऊंगा मादी की चीज़ों में भी। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी और जिस तरह PMLN और ये मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया था, एक ग्रुप बनाया था। और उसके बाद मैं आपको मिसाल देता जाऊं, सेनेट की सीटों पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें थी, शेर का निशान ले लिया गया था। शेर का निशान वापस ले लिया। यही मेरे मोहतरम जज साहिबान थे, कोई हाई कोर्ट में था, कोई सुप्रीम कोर्ट में था, किसी ने कोई बात नहीं की इन चीज़ों पर। नवाज शरीफ के दस्तखतों से, बल्कि राजा जफरुल हक से जो सिग्नेचर करके टिकट्स अवार्ड किए गए थे, इन्होंने जिस तरह से फिर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया फॉर द लाइफ टाइम। तो देखें, मेरा बड़ा बेहद एहतराम है अतर मदनुल्लाह साहब जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज थे, मेरा बेहद एहतराम है उनके लिए। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की बेलें इनके सामने लगती थी तो सुनते नहीं थे। नवाब PMLN का कोई केस जाता था तो सुनते नहीं थे। नहीं, ये ज़हन में रखिए, जैसे सतर मंडेला वो जज थे जिन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि हुकूमत गारंटी करे कि नवाज शरीफ 2 दिन जिंदा रहेंगे अगर बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। मशहूर ज़माना ऑब्जर्वेशन है उनकी। बात ये नहीं, नवाज शरीफ को वापस बाहर जाने की इजाज़त देने में बड़ा रोल था उसका। जो जज वो होता है जिसके फैसले बोल, जान आपने अल्लाह को देनी है, ईमान वही है, अल्लाह ताला को भी आपने हिसाब देने। मैं इनके फैसलों की ऑब्जर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सर माजी में आपको बाहर जाने की नहीं मेरी अर्ज़ सुने, मैं माजी में कुछ चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ कि नवाज शरीफ की बेल को साल साल इन अदालतों में नहीं सुना जाता था, केसेस को। अब मुझे बताएं, जो सेनेट में हमारे से सीटें वापस ली गई, जो आज़ाद वो हमारे मेंबरान कर दिए गए, क्या ये वो गलत किया गया? देखे ना, वो सियासी जमात के साथ ज्यादती की गई। फिर माफी मांगे ना इन चीजों पे, माफी मांगनी चाहिए। मैंने माफी मांगे कि हमने नवाज शरीफ, अब हमें कह रहे हैं, सुने अभी कह रहे हैं जी कि PTI बड़ी पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून इंडिया की जमात थी या बांग्लादेश की जमात थी? उस वक्त चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी के जो सेनेटर्स थे उनको आपने आज़ाद डिक्लेयर किया। इन्हीं मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। गलत था। इन्हीं जजेस ने, इन्हीं वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के साकिब निसार साहब और उनकी ये पूरी टीम थी। अब मुझे बताएं, क्या जब मुस्लिम नून के तरफ, मेरा कहने का मकसद ही आईनी फैसला होगा, मैं किसी की इंटरप्रिटेशन में नहीं जाता। मुस्लिम नून का फैसला हो तो ज़ुबान बुकमुन सुकमुन हो जाए।
अब ये मामला हो जाए तो फिर मलिक साहब मेरा तो राइट बनता है, मैं तो इंसाफ के लिए उस चीज़ पर फिर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो नवाज शरीफ और उसकी टीम और मुस्लिम लीग नून के साथ हमें तो इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया। अब ये मैं भी अभी बयाना सुन रहा था मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के कि आपने पार्टी को बाहर रख दिया, जब हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को बाहर रख दिया गया, हमारे लोगों को रातों रात 12 बजे सजाएं दी गई, हमारे लोगों को उठाया गया, उस वक्त ये कानून याद नहीं आता था। काश अगर अल्लाह इनको हिम्मत देता तो ये रिमार्क्स उस वक्त भी आते। अच्छा, मेरा गिला कि गिला यही है मलिक साहब, फिर जो चीज़ रोज़ अव्वल से होती है जहाँ तो उस पर माजरत करें और कानून के मुताबिक चलें, और हम चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। असद मंजूर भट्ट साहब हैं, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मलिक साहब। जनाब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जस्टिस आलिया नीलम एज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, आपके ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है या आपके इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, असूली तौर पे हमारी तो सारे जजेस बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई। हमने मुसलसल इस बात पे गवर्नमेंट से मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से रिक्वेस्ट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वक्त से पहले याद दहानी भी कराई कि कौम चाहती है कि इदारों में स्टेबिलिटी आए। हमें ना तो ज़ाती तौर पे आलिया नीलम साहब से कोई शिकायत है, ना हमें अली बाकर नजफी साहब से, ना हमें शुजात अली खान साहब से, लेकिन असूल ये था कि शुजात अली खान साहब लेकिन भट्ट साहब हाई कोर्ट के अंदर, अगर वो हाई कोर्ट्स के अंदर सीनियरिटी का प्रिंसिपल वैसे लागू नहीं होता जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लागू होता है। तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जस्टिस शुजात या जस्टिस अली बाकर नजफी, उनको नज़रअंदाज क्यों किया गया, और दूसरा फिर आपने इस नुक्ते की भी वजाहत कर दीजिए। नज़रअंदाज करने के पीछे कोई ख़ास रीज़न है? मैं समझने से कासिर हूँ। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, ये किसी बात को सपोर्ट करने के लिए कहना कि जी हाई कोर्ट में कंसिडर नहीं होता, और फिर कहाँ कंसिडर होता है? यानी एक घर में अगर 4 बच्चे हों तो वहाँ सीनियरिटी को आप डिस्टर्ब करें तो एहतजाज होता है। तो ये तो पूरे मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों की स्टेबिलिटी है कि आप उसमें हार्मनी क्रिएट करें, उनमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल करें। तो जो अल जिहाद ट्रस्ट का सुप्रीम कोर्ट का अपना हाई कोर्ट में लागू होता नहीं है, पिछले 20-22 साल से हाई कोर्ट के अंदर लागू होता नहीं है, हर जगह आप लागू कह सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन नहीं लागू होता। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि अगर तो आप चाहते हैं कि जो 15 साल से जज बन के बैठा हुआ है और उसकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ है प्रमोशन की बिफोर एलिवेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो है चीफ जस्टिस होना। अब वो बंदे जो परफॉर्मेंस में भी ठीक हैं, मतलब अली बाकर नजफी में क्या कमी है या शुजात अली खान में क्या कमी है? अगर आपको शुजात अली खान की कोई शिकायत या कोई मसला है तो यही तो मैं कहता हूँ कि ये इसका मतलब पहले इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत का जो तरीक़ेकार है, आर्टिकल 175A में बैठ के वहाँ पे इन्होंने जजेस की सीनियरिटी को डिस्टर्ब किया है। इससे मतलब सीधा है कि जो गवर्नमेंट के साथ इन लाइन होगा, या गवर्नमेंट जिससे नहीं डरती होगी, या जिसको ज़्यादा पता होगा कि हम इसको 3rd या 4th लाइन से उठाएंगे तो ये हमारा ओब्लाइज रहेगा, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। हमें बिल्कुल आलिया नीलम साहबा का एहतराम है, उन्होंने अपने टाइम पे भी सीनियर होके चीफ जस्टिस बन जाना था, 2028 तक उनका टाइम है, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है उसको क्यों नज़रअंदाज किया गया? इसको कौम को जवाब देना चाहिए, जुडिशल कमीशन को। दे शुड सेटिस्फाई द नेशन का खर्चा हो रहा है इनके ऊपर, और ये इनकी अपनी मर्जियाँ नहीं चलेंगी। इनको बताना पड़ेगा कौम को कि भाई क्यों, अगर फ़र्ज़ करें जो शुजात अली खान जज बनने के, चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लें आप समझते नहीं है कि वो जज नहीं है, तो फिर क्या उसका खराबी है? अली बाकर नजफी का क्या कसूर है? तो आप उन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं जिनके ऊपर आपको डर है कि आप क्यों कहना नहीं मानेंगे। तो मैं समझता हूँ दूसरी तरफ हम ये नहीं समझते कि आलिया नीलम साहब ने लिख के दिया होगा तो कहना मानेंगे। इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई करना ये हो जाएगा कि जस्टिस आलिया को इसलिए लगाया गया है कि वो बहुत प्लाइंट किस्म की जज होंगी। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये तासुर गलत होगा, इस बात से ये तासुर जाता है तो मेरे प्रोग्राम के साथ है।
ये हुकूमती एंड पे गलत सोच हो सकती है इस तरीकाकार के ऊपर। इसके लिए आपके पास एक कानूनी रास्ता है, जैसे सिंध हाई कोर्ट बार गई थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के ऊपर, तो लाहौर हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, क्योंकि अभी ये तरीकाकार है नहीं। अगर आप कहें कि हाई कोर्ट में है तो ये गलत बात होगी, नहीं है हाई कोर्ट हमने जी मलिक साहब इस तरह है कि हमने बाकायदा परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमें उसमें ये इंदिया दिया था कि अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तो हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ भी चैलेंज करेंगे, हम इसके ऊपर हाउस का इजलास बुलाएंगे, हम इस पर अपनी राय लेंगे और लोगों से उनको राय उनसे लेंगे और जो हमारी बात होगी हम पूरे ऐवानों तक पहुँचाएँगे। हमें इनके फैसलों के अंदर बोनाफाइडी नज़र आएगी तो कौम मुतमिन होगी, अगर बोनाफाइडी नज़र नहीं आएगी तो इन फैसलों को लोग नहीं मानेंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा। यानी आलिया नीलम साहब अभी काबिल जज हैं, लेकिन आपके पास एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दीजिए, खुली अदालत में समाअत होगी तो जो ऑर्डर आएगा वो आइंदा के लिए नज़ीर बन वो तो वन ऑफ द वे है ना, लेकिन हम पब्लिक में क्यों ना इस बात को हाईलाइट करें जिन लोगों के टैक्सों पे ये जजेस चल रहे हैं, अगर आप माल रोड के ऊपर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जवाब दो। नहीं सर नहीं बट साहब, माल रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जज की तैनाती का तरीकाकार नहीं बदल सकता। आपको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके पिटीशन फाइल करनी चाहिए और वहाँ इसको आर्ग्यू करना चाहिए। वो तो हम अपने हाउस में इसका जायजा लेंगे ना जी कि हमने वे फॉरवर्ड क्या रखना है। हम अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बैठेंगे, वो हाउस का इजलास करेंगे, उस पर पूरा लाहेमल बनाएंगे और उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह। चल असद मंजूर भट्ट साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। हामिद रज़ा साहब हमारे साथ है। साहिबजादा साहब, आपने टिकट के लिए दरख्वास्त दी और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से दरख्वास्त दी और आपने कहा मेरा पीटीआई से इत्तेहाद है, और फिर आपकी जमात से कितने अरकान थे जिन्होंने पीटीआई लिखा या पीटीआई नहीं लिखा? थोड़ा सा रोशनी तो डाल दी। जजों ने आज इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, जस्टिस मंसूर ने, जस्टिस सतर ने, आपकी ज़बानी थोड़ा सा लोगों को सुनने को मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो पहले दिन चूँकि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स की वजह से एक इबहाम था और ये समझा जा रहा था कि मैंने शायद इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन था कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं लड़ा, एंड दैट वाज बीन आस्क्ड बाय ऑल द ऑनरेबल जजेस जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनसे। उन्होंने मेरा पूछा तो बताया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि ही इज़ इन द नेशनल असम्बली, बजट सेशन चल रहा है, तो कहा गया कि अगर वो मुनासिब समझे तो आ जाएं। फिर मैंने मुनासिब समझा, चीफ जस्टिस साहब का फरमान था तो मैं वहाँ पे आ गया। 5 दिन से वहाँ पर हूँ, हर 15 मिनट के बाद रोस्टरूम पे जाता हूँ, प्रेप क्लास के बच्चे की तरह फर्स्ट लाइन के अंदर खड़ा होकर ना सिर्फ खड़ा होता हूँ बल्कि अपना हैंड भी रेज़ करता हूँ। 3 ऑनरेबल जजेस ने उसको नोट किया। उन्होंने कहा कि मेंबर नेशनल असम्बली ऑनरेबल ही वांट्स टू से समथिंग, ही वांट्स टू ऐड समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन चूंकि मेरे पेपर के ऊपर लिखा हुआ आ गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ब्रैकेट में अलाइड विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद फिर केस की सिचुएशन डिफरेंट हो गई। फिर आपको बोलने का मौका नहीं मिला? बोलने का फिर मैं असल में वहाँ पर वो टेक्निकलिटीज़ जिसमें चूँकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील था मेरा भाई, वो बड़ी फसाहत और बलागत के साथ, ही वाज स्विंगिंग ऑन द फ्लोर लाइक ही स्टैंडिंग ऑन अ डांसिंग फ्लोर, और वो बड़ी फसाहत और बलागत के साथ झूठ बोल रहा था वहाँ पर। मसलन उन्होंने पहला ये झूठ बोला कि मुझे शटल कॉक मैंने रिक्वेस्ट की, जो मैंने की, लिखा हुआ वहाँ पे, उसकी नौबत क्यों आई वो मैंने काजी साहब को बताना है क्योंकि मेरा लेटर वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी शटल कॉक वाज नॉट अवेलेबल, दैट वाज अ लाई। शटल कॉक मुझे अलॉट किया गया था, उसका डॉक्यूमेंट हमने साथ लगाया हुआ। आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पेपर फाइल किए और आपने लिखा साथ कि मैं पीटीआई से इत्तेहाद है। मेरे वालिद भी जब 97, 2002, 2008 में इलेक्शन कंटेस्ट करते थे तो जमीयत उलमा पाकिस्तान ब्रैकेट में अलाइड विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लिखा करते थे, निशान उनको शेर का मिलता था। तो आपने पहली दरखास्त जो दी उसमें आपने पहली दरखास्त नहीं, मैंने बयान अलफी दिया, मेरे कागजात नामजदगी पर लिखा हुआ है, तो उसमें आपने बल्ले का निशान, उसके ऊपर मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिख के ब्लाइट बल्ले, और फिर मैंने बल्ले का टिकट भी जमा करवाया, मेरा टिकट भी लगा हुआ, टिकट भी मेरा लगा हुआ बल्ले का वहाँ पे। आपके कितने अरकान हैं जिन्होंने बल्ले का टिकट लगाया हुआ? हमारे तकरीबन मेरा ख्याल है 20 से ज़्यादा जो जिनका एफिडेविट, टिकट, कागजात नामजदगी तीनों चीज़ें बल्ले की हैं वो 9 हैं। कुछ हमारे अरकान हैं 45 के करीब जिन्होंने 2-2 सेट जमा करवाए थे और 3-3 सेट अपने, क्योंकि एक कैंडिडेट एट अ टाइम 4 या 5, 9 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने सारा कुछ टिकट, एफिडेविट सब कुछ पीटीआई का जमा कराया हुआ है, हर चीज़ बल्ले की है। तो वो फिर तो आज के जज साहब में जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा है कि वो खुद से आपने कैसे, आप तो कर ही नहीं सकते आज़ाद उसको, अच्छा तो फिर तो आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने ये फरमा दिया, एक तो मैं वो वजाहत कर दूं, शटल कॉक मुझे अलॉट किया गया,
उसके बाद रात 3 बजे मेरा निशान चेंज करके मुझे टावर दिया गया, मेरे MPS के निशान चेंज किए गए। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि शटल कॉक किसी और को दिया गया। शटल कॉक 29 उम्मीदवारों ने मेरे हल्के में इलेक्शन लड़ा नेशनल असेंबली का, किसी एक के पास शटल कॉक नहीं है। ही वॉज लाइंग देयर एंड ही एटलीस्ट जो मैंने नोट किया दैट वॉज 9 टाइम्स ही लाइड देयर इन फ्रंट ऑफ द फुल बेंच। दूसरा, उन्होंने एक लेटर वहाँ पे पेश कर दिया जब मैंने सुन्नी ताद कौंसल इंडिपेंडेंट जीतने के बाद रिटर्न कैंडिडेट SAC ज्वाइन की, तो उन्होंने एक लेटर पेश किया कि सर लुक एट दिस, मी साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा डू हेयर बाय फर्म्स दैट आई स्टैंड फर्म विद सुन्नी ताद कौंसल एंड डू हेयर बाय ज्वाइन SIC। तो हाउ अ चेयरमैन कैन जो, और चीफ साहब ने कहा हाँ, एक पार्टी का चेयरमैन खुद अपने आप को कैसे उसमें शामिल कर सकता है? नो सर, मैंने पहले अपनी एक रिक्वेस्ट की जो कि इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगी टू माय पार्टी कि मैं इंडिपेंडेंट जीत गया हूं, मैं वापस सुन्नी ताद कौंसल में आना चाहता हूं, मेरी सुन्नी ताद कौंसल में शमूलियत को तस्लीम किया जाए। देन द लेटर वाज इशूड फ्रॉम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ माय पार्टी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जी हम इसे सुन्नी ताद कौंसल का MNA कंसिडर कर रहे हैं, तो इन्हें सुन्नी ताद कौंसल का MNA माना जाए। वो दोनों लेटर लगे हुए हैं अंदर, वो स्किप करके, तो वो आखिरी था मेरा एफिडेविट जो मैंने जमा करवाना था। मेरा एफिडेविट पढ़ के तो उसको एक चीज़ बना दिया गया, दैट्स व्हाट। अच्छा, आज फिर सवाल किया गया कि जी पार्लिमानी पार्टी है या नहीं, अटॉर्नी जनरल का नहीं। उन्होंने कहा जी ओके। हमारे वकील ने नोटिफिकेशन पेश कर दिया कि जी ये सर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है कि SIC इज अ पार्लिमानी पार्टी। उन्होंने कहा अच्छा। उसने दूसरा लेटर पेश कर दिया, उसने कहा सर ये स्पीकर साहब ने जरताज गुल को पार्लिमानी पार्टी लीडर का नोटिफिकेशन दिया है और SIC को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं मैं इनको मानता नहीं, वो इलेक्शन कमीशन का इशूड लेटर है, मेरा तो नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन ने वो आपका लेटर इशू करके बाद में उसको चेंज क्यों किया? नहीं सर, नहीं चेंज किया, नहीं। हमारी आज भी हैसियत SIC के पार्लियामेंटेरियंस की है, तमाम इंडिपेंडेंट्स की, और इलेक्शन कमीशन का वो लेटर भी तीसरे चौथे दिन नहीं आया। उन्होंने 1.5 माह इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम किया और तमाम MNAs की हमारी SIC की, इसीलिए हमारी पार्लियामेंट्री लीडर का तकर्रुर भी लेट हुआ, आज से 15 दिन पहले हुआ कि इलेक्शन कमीशन उसे, अब इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर कर लिया हमें। सेकंड, ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने और 2 जजेस ने पूछा कि जी बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया SIC ने? उन्होंने कहा जी लिया। कोई सीट है? उन्होंने कहा हाँ जी, एक MNA की सीट है, एक MPA की सीट है, वो घोड़े पे मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा अब इनकी हैसियत पार्लिमानी है या नहीं? देन अटॉर्नी जनरल वाज अगेंस्ट साइलेंट। ठीक। अच्छा, फिर एक और चीज उन्होंने कहा, बाई इलेक्शन में आपके 2 अरकान, एक कौमी का और एक सूबाई का जीत, और हमने एक बाई इलेक्शन की एक टेक्निकल पॉइंट है, एक सीट थी रेहान ज़ेब वाली जो शहीद हो गया था जनरल इलेक्शंस के अंदर, उसका इलेक्शन बाई इलेक्शन के साथ हुआ। उस सीट का स्ट्रेचर बाई इलेक्शन का नहीं है, जनरल इलेक्शन का है, क्योंकि वो जनरल इलेक्शन में एक कैंडिडेट की शहादत की वजह से पोस्टपोन हुआ था। हमारी कैंडिडेट ने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया और दूसरे नंबर के ऊपर है। और अच्छा, फिर उन्होंने बताया आज कि KPK में जमात है JUIF, उनका रुकन पार्लियामेंट कोई नहीं है। आपने 0 के अगेंस्ट उन्हें 2 रिजर्व सीट्स अलॉट कर दी हैं। इसीलिए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसने इलेक्शन बहुत अच्छे कराए। That's what I'm saying, sir. कामरान मुर्तज़ा साहब ने कमाल नहीं किया वहाँ पे। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ये जो मामला रिज़र्व सीट्स का है, इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये रिज़र्व सीट्स अगर PTI को ना दी जाएँ और जो मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी जमातों के साथ जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सीटें तकसीम की थी, इनको दे दी जाएँ हुक्मरान इत्तेहाद को, तो इनकी 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है। ये आइन में तरमीम कर सकते हैं। और एक इब्तदाई तौर पर इन्होंने एक फीलर सा मार्केट में छोड़ा था कि हम जजेस की रिटायरमेंट एज जो है उसमें तरमीम कर देंगे, या कुछ इस तरह का टेन्योर बेस कर देंगे चीफ जस्टिस का ऑफिस। तो इस तरह की तरमीम की बात इन्होंने छेड़ी थी इस केस के शुरू होने से पहले। वो दब गई जब पता चला कि नहीं, सीटें इनकी अभी तय नहीं है कि इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये एक हिस्सा है, आइनी तरमीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसका इन्हिसार। लेकिन जो पॉलिटिकल कंपोजिशन है वो इतनी चेंज हो जाएगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनका हक है सीटें उधर चली जाएँ, तो एक पावरफुल पार्टी के तौर पर PTI पार्लियामान के अंदर मौजूद नज़र आएगी। और मौजूदा हुकूमत जो PMLN की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनका इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि जरदारी साहब और बिलावल इनसे राज़ी रहे और इनके लिए वोट करते रहे, अदरवाइज़ ये धराम से नीचे गिर जाएंगे। तो इनका मुस्तकबिल थोड़ा सा तारीक हो जाता है इस सारे फैसले से। आबिद शेर अली साहब, ये मामला बहुत संगीन है और आप शायद इसको उस कदर संजीदा ले नहीं रहे। ये इधर या उधर, आर या पार वाली कैफियत होगी इस फैसले के नतीजे में? मेरे साहब बात मेरे सोचने की या ना सोचने की नहीं है, बात तो आइनी जंग है। वो सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदारा है और कानून से हट कर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते।
मैंने आपको एक मिसाल दी, जिंदा मिसाल। हमारे जो सेनेट के जो इलेक्शन में जो बाप पार्टी को उस वक्त लेकर बाप पार्टी के केस का भी तस्करा हुआ है। मैं वही बिल्कुल ऐसे ही उनको दे दिया गया था। मेरा सवाल ये है कि अभी आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा बाप के केस में? उन्होंने कहा कि उस वक्त हमने गलत किया था काम, अभी हमने फुल इलेक्शन कमीशन बैठा और उसने सही काम किया। गलत या सही की नहीं है मलिक साहब, बात उस वक्त भी कानून और आइन की थी। आपकी हुकूमत बलूचिस्तान में गिराई और बाप पार्टी बनाई गई। उसके बाद उन्होंने बाय डिज़ाइन हमारी हुकूमत को ख़त्म किया। बाय डिज़ाइन इन्होंने वो सेनेट के जो इलेक्शंस हुए, बाय डिज़ाइन हर चीज़ हुई इस मुल्क के अंदर। और आपको रगड़ा लगा रहे थे, वो रगड़ा ठीक ठाक लगाया और इसी जुडिशरी के ज़रिए लगाया। उस वक्त वो जो चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनका पूरा टोला था, ये ऑनरेबल जजेस, कोई हाई कोर्ट में था, कोई सुप्रीम कोर्ट में था। तमाशा तो वही सरजरे आम था मलिक साहब, कोई फिक्स मैच था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का। पाकिस्तान नहीं बदला था। मैंने आपको मिसाल दी है आईनी तौर पर, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो सेनेट की सीटें ली गई इलेक्शन में, तो जो हुआ हमारे साथ हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने सेनेट तक से भी हमारी सीटें छीन के, ऑनरेबल मेरे भाई बैठे हैं, मेरे शहरदार भी हैं, इनकी जो अलाई हैं उनको, वो इमरान खान को वो सीटें उसको तक़वियत पहुंचाने के लिए, जिस तरह सेनेट के चेयरमैन को बनाया गया, जिस तरह गंद मचाया गया मलिक साहब, ना आप उस वक्त कहीं यूरोप में थे, आप भी इसी मैं तो इन प्रोग्रामों में सवाल उठाता रहा। यही अदालतें थी, यही आपके सेनेटर्स को इंडिपेंडेंट किया इसलिए गया था कि मर्जी के वोट दिलवाए जा सके जब चाहिए। सादिया अब्बासी को डी सीट कर दिया गया पहले, क्यों जी आपने ड्यूल, उसने कि मेरे सरेंडर की हुई यार चीज़ नहीं है, मेरे पास नहीं है, हमारी 2-3 सेनेट की चीज़, तो इसी तरह उन्होंने फ़र्क कर दिया। तो आप उस वक्त साकिब निसार के बयान सुनते होते थे, कहते जी मैं 2-3 MPs MNAs को तो वैसे फ़र्क कर दूँ। मलिक साहब, जब जजेस के मुंह से ये रिमार्क्स निकले, हम भी उस वक्त आइन और कानून की बात कर रहे थे, आज भी हम उसी स्पॉट पे खड़े हैं कि जब कानून मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं बदला गया तो आज कैसे वो चीज़ है। अगर तो हामिद रज़ा साहब की पार्टी के इलेक्टेड लोग असेंबली में मौजूद है, बिल्कुल 2000% इनको सीटें मिलनी चाहिए। आइन वो जो हुआ नहीं हुआ उस बहस में मैं नहीं जाता। इनके टिकट लगे हुए हैं नॉमिनेशन पेपर्स के साथ। तो उससे मेरी बात सुने, ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने सुन ले, क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा खुद कैसे आजाद कर दिया, उनके टिकट लगे हुए हैं। चले मलिक साहब इसी पे आ जाते हैं। बल्ले का निशान पहले लिया गया हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से जज गई ना जी ये PTI उस वक्त भी। फिर उसके बाद इन्होंने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो जज नहीं बैठा था, ना आप जज बैठे थे, मुअज़्ज़िज़ जज साहबान थे, फैसला तो उन्होंने दिया। बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना, उसके इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी तशरीह के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है गलत तशरीह कर दी उन्होंने। मलिक साहब ये देखें, भला अवार्ड कर देते सुप्रीम कोर्ट उस वक्त, हमने तो नहीं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन चैलेंज कर सकता है? ऊपर यही बोझ है जिसका जजेस कई सवाल उठा रहे हैं। फिर आइन और कानून की बात करें ना जी, फेवरिज्म की बात नहीं करें। मैं कोई फेवरिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूं। अगर बल्ले के निशान पर ये आपको पता है वादतुल मुस्लिमीन के साथ पहले अलाई करने की कोशिश की गई बिफोर इलेक्शन, ये आप उनकी गलतियां देखें उन्होंने क्या किया हुआ। मैंने तो नहीं कहा था कि भैया हामिद रजा साहब, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आपस में तय करेंगे। उन्होंने हामिद रजा साहब की पार्टी पर एतबार नहीं किया था। आप उनके लीडरान की गुफ्तगू सुन लें, उनकी बात सुन लें। उन्होंने मेरे भाई की पार्टी पर इत्माद किया होता, अगर सुन्नी इत्तेहाद में जम करके इलेक्शन लड़ते तो आज ये सारी अच्छा एक चीज़ साहब जो आज हम सोच रहे थे कि अटर्नी जनरल देंगे दलाइल, तो उसके बाद आप देंगे जवाब, तो मामला ख़त्म, और उसके बाद फैसला या रिजर्व हो जाएगा या ऐलान हो जाएगा, जो भी होगा। कहानी तो ख़त्म हो गई थी ना। ये एक हफ्ता आगे जाने की साइंस समझ नहीं आई मुझे, मतलब अभी बहुत लंबा मरहला बाकी है, क्योंकि मैं कल प्रोग्राम में ये बात कह रहा था कि बस आज उम्मीद है कि मामला कंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरे भाई अब शेर अली साहब ने, चूँकि शहरदारी भी है, उन्होंने एक बात कही, मैं सिर्फ 1 मिनट में वो सम अप कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मेरा फैसला गलत इंटरप्रेट किया है, सुप्रीम कोर्ट की फिर इस बात को भी तस्लीम करें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर मेरे पे एतबार की बात है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंसेस हैं कि मेरा 3000 टिकट पहले साइन करवा के रख लिया गया था। हुआ एक्चुअली ये कि लास्ट डे पे हमने 3 एलाइड पार्टीज़ के साथ टिकट हम साइन हुए थे, MWM के साथ भी, मेरे साथ भी और नज़रियाती के साथ भी। जब सुप्रीम कोर्ट से अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि टिकट जारी, या तो हमें 24 घंटे का टाइम दे देते हैं ना, तो फिर टिकट या SIC का जाना था या MWM का जाना था।
10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान उड़ाती है। आप मुझे बताएं ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है कि आप बलूचिस्तान में, आप केपी में, आप सिंध में, आप साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब के अंदर आप 1000 कैंडिडेट को दूसरी पार्टी का टिकट भिजवा दें। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना सर कि आप 1.5 घंटे के अंदर भिजवा दें। 10:30 बजे आप बल्ले का निशान उड़ा रहे हैं। इसी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशन आई। 10 घंटे अगले दिन सुबह 12 बजे तक टाइम एक्सटेंड कर देते तो एसआईसी के टिकट पहुंच जाने थे। इट वाज डिसाइडेड, एग्रीमेंट साइन है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। लास्टली आज जो आप सवाल कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 11:30 से 1:30 तक आज समाअत कंक्लूड हो जाएगी। 1 बजने में 2 मिनट थे जब अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो हमारे वकील 1 बजे का टाइम दिया था उन्होंने या 1:30 बजे? 1:30 बजे सर, कैटेगराइज करके 3 मरतबा कहा गया था 1:30 बजे। उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा कि रिबटल के लिए जवाब के लिए कितना टाइम लेगा। उन्होंने कहा जी 15 मिनट्स। सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा जी 10 मिनट्स। हम 1:25 पे फारिग होते थे तो चीफ साहब ने कहा कल ना कर लें। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा सर 15 भी नहीं, 10 मिनट, हम 1:20 पे ख़त्म कर देंगे। आपने 1:30 बजे तक का टाइम दिया था। ऑनरेबल दीगर जजेस ने कहा कि आज ही सुन लेते हैं, आज ही ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन काजी साहब 1 हफ्ता आगे ले गए। क्यों? कोई रीज़न इसमें, लॉजिक? वैसे तो मुझे तो ये वजह समझ में आती है कि आज चूंकि अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल के बाद केस उड़ गया इलेक्शन कमीशन का। उड़ गया? कोई चीज़ नहीं रही सर। आपको कैसे लगा उड़ गया? सर ऐसे लगा कि उन्होंने कहा पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन पेश हो गया, स्पीकर साहब का नोटिफिकेशन पेश हो गया पार्लिमानी लीडर का, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट पेश हो गया पार्लिमानी पार्टी का, उसके बाद उन्होंने कहा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती, 0 अगेंस्ट 2 सीटों का नोटिफिकेशन वहाँ पे पेश हो गया, JUI को मिली, सारा कुछ वहाँ पे पेश हो गया। उसके बाद इसीलिए अटॉर्नी जनरल साहब से अब दलाइल ख़त्म हो गए थे, वो पीछे हो गए। तमाम जजेस ने उनसे कहा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आपका उससे ज़्यादा मजबूत केस तो हुआ है जो आपके 9 अरकान ने पार्टी टिकट्स और सारे एफिडेविट जमा करवाए। बिल्कुल। अब उसमें मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है पूरी कौम को ही पता है कि शायद इस 1 हफ्ते में कुछ हो। नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता है, अनयूजुअल नहीं होता, क्योंकि अब लाइव एक काजी फायर सीजा को एक तो शाबाश आप दें ना, वो लाइव दिखा रहे हैं सारा कुछ, जो भी पोजीशन ले रहे हैं। बैकआउट करना किसी के लिए जस्टिस साहब, मेरी क्या औकात है मैं उन्हें शाबाश दूं? शाबाश देनी चाहिए अच्छे काम। सर मैं नहीं, मैं किसी को भी शाबाश नहीं देता, मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ। अच्छा। मैं मकसद है मैं छोटा बड़े को शाबाश नहीं दे सकता। वेल डन कहना चाहिए सर, इंकरेजमेंट। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का केस एक्सपोज किया है उसके ऊपर मैं वेल डन कह सकता हूँ उन्हें। जिस तरीके से उन्होंने वो बल्ले वाला फैसला उतार के इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है और अब इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उस पर उनको बिल्कुल क्रेडिट बनता है और अप्रिसिएशन बनती है। सर कल एक और भी चीज़ हुई है। कल हम प्रोग्राम कर रहे थे तो जुल्फी बुखारी, उनका एक मैसेज आया, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मुझे भेजा, वो था उसका यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो मैंने उन्हें बीपर पे ले लिया कि खुद ही वजाहत कर दें, लाइव प्रोग्राम में मैं पढ़ नहीं सकता था उसको। तो यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक वर्किंग ग्रुप है जो आर्बिट्ररी डिटेंशन के ऊपर डील करता है। उसने इमरान खान की रिहाई के ऊपर मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि मनमानी से हुकूमत ने ज़बरदस्ती पकड़ के उसको बंद किया हुआ, छोड़ें उसको, रिहा करें। उसके ऊपर आपका कह रहे थे? मेरा देखे मलिक साहब, हुकूमत ने तो नहीं बंद किया, एक आइनी चीज़ें हैं। तो यही ह्यूमन राइट कमीशन तो मेरी यार सुन लें, ये ह्यूमन राइट कमीशन नवाज शरीफ की तरफ काम में मर गया था। इनको नहीं पता था कि नवाज शरीफ के साथ जो जेल में इन्होंने सलूक किया, क्या केस था नवाज शरीफ पर जी, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसके लिए 2 साल के लिए आप उसे जेल में डाल दें। तो ये उस वक्त वायलेशन नज़र नहीं आई जब हमारे लोगों पर ड्रग्स के केसेस डाले गए, उस वक्त ह्यूमन वायलेशन की इनको समझ नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उस पर हम किसी को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कवानीन ठीक हों, अदालतें मजबूत हों, मलिक साहब, सारा काम स्मूथली चलता है, कोई किसी का मोहताज नहीं होता। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नून की तरफ से फ़ैसले कोई और हो जाएं, PTI आए तो और फैसले हो जाएं। ये एक सिक्के के 2 रुख मुझे समझ नहीं आती। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, इसी जगह पे रहते हैं। क्या उस वक्त हम दुश्मन थे, हम रॉ के एजेंट्स थे? मलिक साहब, हमने इस प्रोसेस को फेस किया है। इसको इमरान खान साहब को तो जिम की सहूलतें दी हैं, ट्रेडमिल की सहूलतें दी हैं, देसी चिकन की सहूलतें दी हैं। हमें क्या सहूलतें दी गई? मेरा सवाल है, आप जेल में मजे कर रहे हैं? आपको भी नहीं, मेरी बात सुनने वाले था। जेल में मजे कर रहे हैं? नहीं, जेल में मजे कर रहे हैं। हामिद भाई आप पे नहीं, मैं एक उस पार्टी पे कर रहा हूँ, आप हमारे भाई हैं। तो साहबजादा साहब से भी पूछे, साहबजादा सर
ये दो चीज़ें हो गई, माननीय नुमाइंदगान, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है रिपब्लिकन्स की भी और डेमोक्रेट्स की भी जिन्होंने वोट किया उस करारदाद के अंदर जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हुई। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, वो 180 से ज़ायद हैं दोनों के, 180 प्लस 180। तो यहाँ पे सूरत हाल अब उससे ऊपर चली गई है। अब यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ये अच्छी एक पावरफुल और बॉडी है यूएन की, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर जो बात कहे उसकी वो लीगल वो तो इम्प्लीकेशन नहीं बनती, लेकिन आपके ऊपर एक मॉरल प्रेशर इंटरनेशनली नज़र आता है, वो हो गया दोबारा फिर से। अच्छा सर, उसमें मैं अर्ज़ करूँ, देखें हमने हुकूमत को ये पेशकश की थी जब वो अवान नुमाइंदगान ने करारदाद पेश की थी, तो हुकूमत ने कहा कि हम अमेरिकन हुकूमत के ख़िलाफ़ एक करारदाद लाना चाहते हैं, और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए नोज़ लॉबी के अंदर, सब लोग बैठे। हमने कहा जी हम इसको यूनानिमसली मूव करते हैं कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। साइफ़र का केस आपने किया हुआ है, क्योंकि पहले आप कहते थे साइफ़र नहीं है, अब आप कहते हैं साइफ़र है और इमरान। हमने कहा जी साइफ़र भी ऐड करें, ये अवान नुमाइंदगान का मामला भी ऐड करें, और लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। उन्होंने कहा नहीं, साइफ़र सही था, वो अमेरिकन ने सही किया था, ये उन्होंने गलत किया। फिर तय ये हुआ था कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दफ़ा करारदाद पेश करेंगे। ख्वाजा साहब ने पेश नहीं की। आप उस करारदाद का मतन पढ़ें, उसमें अमेरिकन से कहा क्या गया है, कुछ भी नहीं। उसके बाद तो जाके कॉफ़ी पी रहे थे ना करारदाद ऐसी पास होनी थी। सर हमारी, नदीम मलिक साहब, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू सर, हम इस पार्टीज़म से बालातर होकर बात करते हैं। हमारी औकात ही नहीं है ना पाकिस्तान के किसी इदारे की, ना पाकिस्तान के किसी सियासतदान की, कि वो अमेरिकन को आगे बढ़ के रिस्पॉन्ड कर सके। लेट्स फेस द रियलिटी सर। क्यों नहीं है? हमारी अपनी कमजोरी है सर, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। हमने अच्छा, उसके अंदर कोई ये नहीं आप कह सकते उसमें जितना, अगर आप कसूर सियासतदान का कहते हैं, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं सियासतदान का कसूर शायद सबसे कम है, वो ब्लैकमेल होता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा कसूर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और हमारी जुडिशरी का है सर। अगर आप अपना जस्टिस सिस्टम इस मुल्क के अंदर ठीक कर लें, अक्रॉस द बोर्ड सर, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस किसी का केस है अक्रॉस द बोर्ड उस केस का फैसला होना चाहिए, मेरिट्स के ऊपर होना चाहिए। आप बाहर से डिक्टेशंस लेनी बंद कर दें। हमारे जजेस जो हैं, अब देखें, अब यूके हाई कमिश्नर ने जो कुछ कहा, काजी साहब ने उसके ऊपर खत लिखा है। नहीं लिखना चाहिए था सर। देखें ना, वजाहती बयान हो गया ना सर। काजी साहब कहते हैं जज अपने फैसले की वजाहत नहीं देता, लेकिन यूके हाई कमिश्नर हमारे कौम के तमाम बड़ों का एक जहनी मसला है, और वो मसला ये है कि हम सारे जहनी गुलाम हैं। उनके इस मूड की वजह से पूरी कौम जहनी गुलाम बन चुकी हुई है। हम हर मामले के अंदर वेस्ट की तरफ देखते हैं, हम हर मामले के ऊपर अमेरिका की तरफ देखते हैं। आप लोगों ने कोशिश भी की है, अब इसको जो मर्जी सर, मैंने मेरी हमारी नुमाइंदगान में भी आप लोगों ने लॉबी करके करारदाद पास कराई है। यूएन हाई कमीशन में भी पूरा एक लॉ फर्म हायर करके आप लोग गए हैं सर। यूएस वाली जो करारदाद है, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो आपको पता होगा। ये पूछ रहे हैं मेरे से पैसा कहां से आता है, मैंने कहा आपको पता होगा सर। हुकूमत है ना चोई साहब की, हुकूमत को खोल दे सर। देखिए ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये मेरा कहना बनता है कि ये कहां से आ रहा है, इसलिए कि मैं अपोजिशन में हूं। जब हुकूमती नुमाइंदगान बैठकर, हुकूमत के ताकतवर लोग बैठकर ये बात करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है सवाल होना चाहिए कि यू आर द गवर्नमेंट। आप अगर ये बात कर रहे हैं तो प्रूव इट। देखिए हामिद रजा साहब, बात ये है, आप जो अभी फरमा रहे थे, तो आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बीइंग मेंबर नेशनल असेंबली, आपको वोकल होकर अमेरिकन के ख़िलाफ़, जैसे आप उस वक्त साइफ़र के केस पर सो कॉल्ड, आई डोंट नो वेदर इमरान इज़ योर लीडर और आपका लाई है, ये उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो साइफ़र का मामला था उठा, उस वक्त आपने अमेरिका को लताड़ा। अब वही चीज़ों को छोड़कर आप अमेरिका के पाँव पड़ रहे हैं और करारदादों के हवाले से। एक जगह पे रहना जी, जहाँ प्रो अमेरिकन, एक सेकंड अर्ज सुनने मेरी, जहाँ प्रो अमेरिकन हो जाए, जहाँ एंटी अमेरिकन हो जाए। मेरी एक सिर्फ, अगर आप आइए 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। गुज़श्ता इजलास के अंदर पीपल्स पार्टी के कैमरे खड़े हुए और उन्होंने कहा आपको अमेरिका से इतनी तकलीफ है तो खड़े होकर अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाओ। मैं रिकॉर्ड के ऊपर हूं, असेंबली की प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड निकलवा लें, मैंने खड़ा होकर 5 मरतबा अमेरिका मुर्दाबाद का ऐसा। और ये स्पीकर ने हज़ब नहीं किया अल्फाज? नहीं हज़ब किया सर। मैं आपके वालिद को भी अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे वो बड़े एक उस्ताद भी थे, बड़ा एक प्यार वाला ताल्लुक था मेरा, एक इनसे 3 नस्लों का ताल्लुक। टाइम खत्म हो रहा है, एक जुमले में कह रहे जो भी कह रहे। मलिक साहब, बात ये है कि एक तरफ रहें, आधा तीतर आधा बटेर ना करें कि सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात को कुछ। आबिद शेर साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।